लोग कहते हैं अगर शेर खान बनना है तो 2 पैग लगा लो, गांजा फूक लो। आप शेर खान बन के जंगल में जा सकते हैं बट सेक्स नहीं कर सकते। अगर हम बात करें शिलाजीत से लेकर हकीम, ठीक है, और क्या कहते हैं जापानी तेल, ईरानी तेल सब बिक रहा है। जापानी तेल, ईरानी तेल, इन सब का वैज्ञानिक तरीके से कोई रिलेवेंस नहीं है। तो स्कूल्स में हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन आज भी लोग कॉन्डम खरीदने जाते हैं तो छुप कर ही खरीदते हैं। मोटिवेशनल होना चाहिए रादर देन कॉन्डोम खरीदना, इसलिए कि भाई ये हमने कोई गलत काम करने जा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों में गिल्ट कॉन्शियस ना हो। इन सब चीज़ों में आप हमेशा समझें कि एक नॉर्मल चीज़ है जो बहुत दिनों से चलता है और आपके बाद भी चलता रहेगा। तो ये कोई आप ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो एक यूरेका है और ये पहली बार होने वाली चीज़। अगर हम मास्टरबेशन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं ये शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है। इसके करने से आप में कोई कमजोरी नहीं आती। नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। और आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम वो बात करने वाले हैं जो आप करने से कतराते हैं, उसके बारे में सवाल करने से हिचकिचाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने पे शर्माते भी हैं। इसीलिए आज के पॉडकास्ट पे खुलकर बात होगी पुरुषों से जुड़ी समस्याओं पे। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मेजर सुजीत शेखर सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौम्या जी। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे कि कैसे कहूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है एक आदमी की, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, लोग खुल के बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की अगर जब बात आती है, छोटी सी जो बात है वो आती है, तब भी अगर हम पुरुषों से कहते हैं कि एक टेस्ट करवा लो तो वो ईगो पे ले लेते हैं। कैसे दूर होगा ये टैबू? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है। तो इसमें लोगों के अंदर, पुरुषों के अंदर एक ये सोच रहती है कि गलती हमारे अंदर नहीं हो सकती। गलती अगर कहीं है तो वो औरत के अंदर ही होगी। और इस पैट्रियार्कल माइंडसेट के कारण लोग अपने को आगे बढ़ने से और सोसाइटी में नेमिंग शेमिंग होने के कारण कि लोग हमें क्या बोलेंगे और क्या लोग, मैं छोटा हो जाऊंगा और मेरी स्त्री मुझे क्या बोलेगी और समाज में मेरे जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगा, इसके कारण ये लोग आगे बढ़ने से कतराते हैं और एक फॉल्स डिल्यूजन में रहते हैं कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, बाकी सब में गलतियाँ हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया ये एक टैबू है, समाज में लोगों को डर है कि उनकी इज्जत को खतरा है अगर वो ये चीज़ बता देंगे। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, क्या कुछ समस्याएं लेके आते हैं और कैसे आप तक पहुंचते हैं वो? अधिकांश पेशेंट जो आते हैं वही आते हैं जो खुद से बच्चा नहीं पैदा हो पाता है, तब उस समय वो आके हमसे जाके मिलते हैं, या उनकी वाइफ लेके आती हैं कि हाँ, ये हमारे साथ शादी हो गई है और ये हमारे साथ संबंध बनाने में अक्षम है। तो आप वो लेके आते हैं कि भाई आप दिखाइए इनको, इनसे पूछिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो काउंसलिंग का भी मसला होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है जो आपकी आदतों का और बीमारियों का मसला होता है। तो उन सब चीज़ों को आपको लेके फिर आगे बढ़ना होता है। सबसे पहले आपको लोगों के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये भी एक नॉर्मल बीमारी है जो बहुत कॉमन है, और ख़ासकर आजकल के समाज में जो आदमी बहुत बिजी है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसके लिए लोगों में अवेयरनेस आनी ज़रूरी है कि भाई हाँ, ये भी चीज़ है और इसका इलाज किया जा सकता है। और ये चीज़ में आकर आगे बताने से आप में कोई कमी नहीं होगी और आपको किसी तरीके से हास्य का पात्र या मजाक का पात्र नहीं माना जाएगा। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो जो आपके लिए अजीब हो, या उसने जो प्रॉब्लम अपनी बताई हो आपको लग रहा हो कि बहुत पहले इसको आ जाना चाहिए था, हमारे पास देर में आया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अच्छे पढ़े लिखे घरों के लड़के आते हैं, उनको कुछ लोगों में जो होता है कि जो ऊपर की स्किन होती है, जो पीनिस के ऊपर की स्किन, वो पीछे नहीं होती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। वो बाद में आते हैं, जब शादी हो चुकी होती है तब आते हैं। कुछ लोग, जैसे आजकल आप जानते हैं कि LGBTQ वाले भी हैं, तो कुछ ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वो अलग तरह का था, और शादी के बाद उन्होंने पता चला कि भाई मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है। बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पार्टनर के सामने परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी रहती है, वो बाहर तो कर सकते हैं लेकिन वो पार्टनर के सामने जाने से वो डरते हैं।
तो बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत से पेशेंट जो स्मोकर हैं, बहुत से पेशेंट जो किस तरह की आदतों में लगे हुए हैं, तंबाकू का, अल्कोहल का, उन सब चीज़ों के कारण भी लोग लेके ऐसा प्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम है, लेकिन सारी चीज़ों को आना चाहिए आगे बढ़ के, और डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए जो कि इसके मामले में ट्रेंड हो, जैसे यूरोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, अगर हम ईडी की बात करें, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात है, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे सरल भाषा में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि पेशेंट अपने पार्टनर के साथ, जो कि वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी हैं, उनके साथ संबंध बनाने में अक्षम है, या वो अंदर फुल तरीके से आपस में कोपुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों में ये पाया जाता है, खासकर वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, उन लोगों में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। या जिनकी बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, या बहुत ज़्यादा ओबीस हो रखे हैं, मोटे हो रखे हैं, उनमें काफ़ी कॉमन पाया जाता है। अच्छा, तो क्या ईडी का जो असर है ये मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है? ईडी जो है वो बोथ वे काम करता है। जिसका मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन में जाएगा, उसको ईडी की समस्या ज़्यादा होगी। जिसको ईडी होगी वो डिप्रेशन में ज़्यादा जाएगा। तो एक तरीके से एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आपको इसके सर्कल से हटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये डिप्रेशन को भी दूर करना है और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी दूर करना है। अच्छा, डायबिटीज़ की वजह से भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है? डायबिटीज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। जैसा कि लोगों को काफ़ी भ्रांतियाँ होती हैं, जो इरेक्शन होता है वो खून के जमाव के कारण होता है। ऐसी कोई शरीर के अंदर कोई बोन नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता, बस खून का जमाव है। खून जितने अच्छे से अंदर आएगा उतने अच्छा से इरेक्शन होगा। डायबिटिक जो होता है उसमें नर्व एंडिंग्स ख़राब हो जाती हैं, खून की नलियों पे असर आता है, नसों पे असर आता है, तो उसके आकर कारण जो होता है आपका खून का जमाव कम होता है। तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और सेंसेशन भी कम हो जाता है। जी। अच्छा, ये जो ईडी की समस्या है ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑलमोस्ट ऑलवेज आपका पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। बहुत से तरीके हैं, बहुत से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दवाइयाँ हैं, और जिनमें कुछ भी नहीं हो सकता उनके लिए आजकल पिनाइल इम्प्लांट भी आ गए हैं। लेकिन 99% पेशेंट में ये दवाइयों से और गुड काउंसलिंग के ज़रिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही किया जाए। अच्छा, आपने अभी जो एक टर्म यूज़ किया उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। पिनाइल इम्प्लांट ये उन लोगों के लिए होता है जिन पे सारी तरीके की चीज़ों को ट्राई किया जा चुका है और वो भी फेल हो चुकी हैं। तब उनके बाद जो लास्ट चीज़ होता है वो पिनाइल इम्प्लांट होता है। एक तरीके का आर्टिफिशियल तकनीक से अंदर आपके पेनिस के अंदर रबर सिलिकॉन टाइप की ट्यूब डाली जाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल इरेक्शन का काम करता है। लेकिन ये वन वे रोड है, क्योंकि एक बार आपने अगर पिनाइल इम्प्लांट करा लिया तो फिर उसके बाद वापस आपका नॉर्मल इरेक्शन नहीं होगा, फिर वो आपको पिनाइल इम्प्लांट के थ्रू ही इरेक्शन होगा। अच्छा, लोग कहते हैं अगर शेर खान बनना है तो 2 पैग लगा लो, गांजा फूक लो, वो सिगरेट के धुएं में उड़ा लो, और तो आप शेर खान बन के जंगल में जा सकते हैं, बट सेक्स नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी आदमी किसी भी तरीके के नशे में जाएगा, खासकर तंबाकू, भांग और इन सब चीज़ों के नशे में, उससे उसका इरेक्शन भी प्रभावित होगा और उससे उसका बहुत जल्दी इजैकुलेशन भी हो जाएगा, शीघ्र पतन हो जाएगा उसको। तो ऐसे लोगों के साथ आप पार्टनर के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों से हमेशा नुकसान होना है, इसके बनिस्बत ही कोई फ़ायदा होने का। तो इसके लिए आपको कभी इस तरीके की विधि के बारे में नहीं जाना चाहिए, ये सब विधि नुकसानदायक है। अच्छा, सेक्स समस्याओं के समाधान का जो बाज़ार है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें शिलाजीत से लेकर हकीम, ठीक है, और क्या कहते हैं जापानी तेल, ईरानी तेल, सब बिक रहा है और सब कुछ ओटीसी है। तो क्या इसको लेने से बचना चाहिए? ये क्या तरीका, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ओटीसी चीज़ों को लेने का उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जो जैसे बुखार है तो आपने पैरासीटामोल ले लिया। ये चीज़ जो है एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो खुद से दवा कराने से अच्छा होता है कि आप एक विशेषज्ञ की सलाह लें और उसके आधार से आप आगे बढ़ें। बहुत सारी चीज़ों का वैज्ञानिक तरीके से कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जापानी तेल, ईरानी तेल, इन सब का वैज्ञानिक तरीके से कोई रेलेवेंस नहीं है। शिलाजीत का
थोड़ा रेलिवेंस आता है आयुर्वेदिक तरीके से, लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने से, और चूँकि ये सब चीज़ों को एक सोशल टैबू है, आप इन सब चीज़ों को बोलने से डरते हैं, इन सब चीज़ों को सामने लाने से डरते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को आप छुप छुप के अमेज़ॉन से या आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप जाके ख़रीदते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए जब तक आप सोशल टैबू से आप बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपके पूरी तरीके से इलाज नहीं हो सकेगा। अच्छा, स्कूल्स में हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन आज भी लोग कॉन्डम खरीदने जाते हैं तो छुप कर ही खरीदते हैं। कैसे दूर होगा ये? सेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सबका अस्तित्व जो है वो सेक्स के कारण ही है, और इट हैज़ बीन देयर, हमारे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट में भी इन सब चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता है। जब तक आप इन सब चीज़ों के हिसाब से, इसका जो टैबू है, इसके ऊपर जो सामाजिक रूप से एक कवर बना के रखा गया है, उन सब चीज़ों को हटाएंगे नहीं, जब तक स्कूल में लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई ये सब चीज़ नॉर्मल है और हमें ये सब चीज़ करना है, और हमारे पूर्वजों ने भी ये सब चीज़ किया है, इसीलिए हम यहाँ पे आके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब तक इन सब चीज़ों के ऊपर से कवर हटेगा नहीं। कॉन्डोम खरीदना एक मोटिवेशनल होना चाहिए, रादर देन कॉन्डोम खरीदना इसलिए कि भाई ये हमने कोई गलत काम करने जा रहे हैं। आप इन सब चीज़ों में गिल्ट कॉन्शियस ना हो, इन सब चीज़ों में आप हमेशा समझें कि एक नॉर्मल चीज़ है जो बहुत दिनों से चलता है और आपके बाद भी चलता रहेगा। तो ये कोई आप ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो एक यूरेका है और ये पहली बार होने वाली चीज़। प्री मैच्योर एजुकेशन को अगर हम बात करें, उसकी बात करें, तो क्या ये कोई एक बीमारी है, या मेंटल स्ट्रेस की वजह से, या इसको मेंटल हेल्थ से भी लोग जोड़ते हैं? क्या चीज़ है ये? ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। फिजिकल एलिमेंट भी है, मतलब बीमारी का भी रोल है, और मेंटल एलिमेंट भी है। मानसिक बीमारी भी एक तरीके की बीमारी होती है, और फिजिकल बीमारी भी आपकी एक तरीके की बीमारी होती है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कब कहेंगे? किताब के हिसाब से 30 सेकंड से 1 मिनट तक अगर आप कर पा रहे हैं अंदर, तो वो एडिक्वेट माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रांति रहती है कि मुझे तो आधे घंटे तक होगा तभी हम नॉर्मल हैं, या 15 मिनट तक होगा तभी हम नॉर्मल हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका 1 मिनट से ऊपर हो रहा है, 2 मिनट के ऊपर हो रहा है, तो भी ये नॉर्मल पाया जाता है। और इन सब चीज़ों में भी आपको डायबिटीज़ है, ड्रग इंटेक है, आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप उस सेक्स करते समय जितने कंफर्टेबल रहेंगे उतना समय तक आप ये कर सकते हैं। और आप अपने को सेक्स करने का तरीका भी आपको थोड़ा चेंज करना होगा, बदलना होगा। कॉन्डम को इस्तेमाल करने से भी आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होता है वो कम होता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ और तकनीक है जिससे आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने की संभावना कम हो जाती है। ये भी एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्डम के यूज़ से आपने बोला, तो फिर ऐसे तो बोलते हैं कि प्रोटेक्शन के साथ ही आप करिए, अगर आपको कंसीव नहीं करना है, तो फिर कैसे होगा ये मैनेज? कॉन्डम यूज़ करने से आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपका जो लेवल ऑफ इरेक्शन है, जो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन है, वो थोड़ा कम होता है। तो एक फ़ायदा तो आपको होता है कि कोई भी आप प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव नहीं कर सकते। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोई बीमारी एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। और तीसरा एक जो लोअर लेवल का फ़ायदा है कि आप ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक मेल या फीमेल को कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? मेल फीमेल को जब भी वो नॉर्मल सेक्स करने में सक्षम ना हो, या उनका मन ऐसा लगे कि हम जब शुरुआत होती है तो बहुत जल्दी हमारा सिर पतन हो जाता है। फीमेल को भी ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सेक्स करने के दौरान, या मुझे उस रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या मेरा करने का दिल नहीं कर रहा है, तो आपको उस समय यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ओके। अच्छा, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो क्या है ये, कैसे हो जाता है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? प्रोस्टेट कैंसर ओल्ड एज में होने वाला कैंसर है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर हमें पहले पता चले तो काफ़ी अच्छे से इलाज किया जा सकता है। पेशेंट जो होता है वो आते हैं 50, 60, 70 उम्र में लोग आते हैं, और उनको दिक्कत जो होती है नॉर्मल प्रोस्टेट की होती है, ज़्यादा पेशाब आना, रुक रुक के पेशाब आना, खून आना। तो इन सब चीज़ों में अगर कभी भी पेशाब में खून आता है, खासकर वो पेशेंट जिन्होंने पहले धूम्रपान किया है, स्मोकिंग की हुई है, और उम्र 50 साल से ऊपर हो रखी है, या परिवार में ऐसी हिस्ट्री है कि किसी को कैंसर हो रखा हो, तो उनको अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अच्छा, कारण क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन
कारण है वो जेनेटिक है। बाकी जो और से कारण जो हैं उसमें अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, इन सारी चीज़ों का है जो प्रिवेंटेबल कारण है, जिन चीज़ों को आप रोक कर प्रोस्टेट कैंसर होना या प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद उसके बढ़त को, प्रोग्रेशन को आप रोक सकते हैं। जेनेटिक चीज़ों पे तो आपका खास असर नहीं है। जेनेटिक चीज़ों का आपको पता है कि अगर आपके फादर को, ग्रैंडफादर को, अंकल को ऐसा है तो आपको इन सब चीज़ों के लिए सचेत रहना है और आपको अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाके रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। सीरम PSA होता है एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, वो नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाके आपको जांच करानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो लो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, लो टेस्टोस्टेरोन। हाँ, तो क्या कारण है? टेस्टोस्टेरोन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो मेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनने के लिए ऊपर से आपके ब्रेन में 2 जगह से स्टिमुलेशन आता है, फिर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, उसके बाद वो नीचे आके वो हार्मोन टेस्टिस पे एक्ट करता है जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम, कुछ ट्यूमर होने से भी वो कारण जो होता है, वो जो स्टिमुलेशन टेस्टिस को ना मिले, या आपके टेस्टिस में वो प्रॉब्लम होने से भी हो सकता है कि वो टेस्टोस्टेरोन आपका कम निकले। आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं जो टेस्टोस्टेरोन होने के, लो टेस्टोस्टेरोन होने के हैं, वो है ओबेसिटी। जो आदमी ज़्यादा मोटा होता है उसके अंदर जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है वो उसके फैट के थ्रू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉडी के अंदर अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम करता है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों में वेरिकोसिल होता है, एक नसों का गुच्छा हो जाता है जो वहाँ पे जमा हो जाता है आपके टेस्टिस में, तो उसके कारण भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेस्टिस शरीर के नीचे होते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर थोड़ा कम रहे और इसके कारण उनके अंदर शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बने। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर कभी भी ऐसे हो, ओवर द काउंटर टेस्टोस्टेरोन की दवा या इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अगर आप ऐसे लगवाएंगे बिना किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाए बगैर, तो आपका ब्रेन जो स्टिमुलेशन दिखाता है जो टेस्टोस्टेरोन निकालने के लिए, वो ढीला पड़ जाएगा। उन्हें लगेगा कि भैया हमें तो बाहर से मिल रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो हम क्यों बनाएं अपना टेस्टोस्टेरोन। जी। अच्छा, रोबोटिक सर्जरी का यूरोलॉजी में क्या महत्व है? रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी में मोस्ट कॉमन की जाने वाली सर्जरी अगर रोबोटिक है तो वो यूरोलॉजिस्ट की है, मैक्सिमम सर्जरी। खासकर रोबोटिक सर्जरी का ज़्यादा रोल इसलिए होता है क्योंकि आप पेल्विक में सर्जरी होती है, जो नीचे की बोन है जहाँ पे जगह कम होता है, उसमें आप रोबोट से जब सर्जरी करते हैं तो उसमें आप आराम से कई तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई तरीके का हिलना नहीं होता है, कम जगह में भी हम ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, कम जगह में और अच्छे से हम सर्जरी कर सकते हैं, खून बहने की संभावना कम होती है, और क्लिनिकल आउटकम पेशेंट को अच्छा असर आता है और जल्दी से घर जा सकता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी है। अच्छा। सर्जरी सर्जन ही करता है, रोबोट जो होता है वो सर्जन उसको कंट्रोल करता है कंसोल पे बैठ के, और वो रोबो के आर्म्स जो होते हैं पेशेंट के अंदर जाके वो सर्जरी में है। अच्छा, आपने सर्जरी की बात करी तो एक चीज़ मुझे याद आई, सर्कमसिजन जो है ये एक धार्मिक प्रोसीजर है, तो क्या वाकई ये फ़ायदेमंद होता है? सब सर्कमसिजन एक फ़ायदेमंद चीज़ है बनिस्बत आप उसको बहुत अर्ली यंग एज में कराते हैं। तो सर्कमसिजन से आपके क्या क्या फ़ायदे हैं? सर्कमसिजन से पेनाइल कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्कमसिजन से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर्कमसिजन से आपको ये भी फ़ायदा होता है कि बाद में डायबिटीज़ वगैरह जो है उनके कारण जो होता है ऊपर की चमड़ी जो होती है चिपकने लगती है, तो जो पेशेंट सर्कमसाइज्ड होते हैं उनमें ये सब चीज़ों की होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन सर्कमसिजन भी आपको एक यूरोलॉजिस्ट या ट्रेंड पीडियाट्रिक सर्जन के पास कराना चाहिए, किसी नीम हकीम के पास नहीं कराना चाहिए। अदरवाइज सर्कमसिजन करते वक्त भी आपको शरीर में इन्फेक्शन, आपका जो पेनिस होता है उसमें इंजरी, और आसपास के रास्ते में भी सिकुड़न का चांस होता है। अच्छा, अगर इससे इतना फ़ायदा है तो क्यों ये एक धर्म तक ही सीमित रह गया है? धर्म तक के धार्मिक परंपरा के रूप में था, क्योंकि पहले के ज़माने में आप सर्कमसिजन जब करते थे, अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, अच्छी चीज़ें ये अवेलेबल नहीं थी, तो कहीं एक छोटी सी चोट भी एक आदमी को जानलेवा साबित होती थी। तो इसके मेडिकल बेनिफिट से चीज़ नहीं रिलेटेड थी, रिलीजियस जो रीजन है, लेकिन आजकल के ज़माने में इससे कोई नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है। खासकर अगर आजकल आप अवेयर हैं
तो आप सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं हैं। उन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करेंगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अननोन पार्टनर के साथ नहीं करेंगे, और आप अपना लोकल हाइजीन मेंटेन रखेंगे। तो अगर इन दो चीज़ों का आदमी ध्यान रखता है तो वो एक सर्कमसाइज्ड मेल या अनसर्कमसाइज्ड मेल, वो दोनों में इन्फेक्शन की संभावना ऑलमोस्ट बराबर रहती है। आपने हाइजीन की बात करी, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर लोकल सकते हैं? हाइजीन जो होता है, खासकर बच्चों में तो इनकी माँ की जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि ऊपर की जो चमड़ी है उसको पूरी पीछे से हटाना है। आसपास जो भी गंदगी इकट्ठा हो रही है उसको नहलाते वक्त उसको सही करना है। अगर आपका बच्चे की ऊपर की चमड़ी जो स्किन है, जो होती है प्रीप्यूस बोलते हैं, वो पीछे नहीं आ रही है, तो आपने यूरोलॉजिस्ट से जाके आपको संपर्क करना है। और एडल्ट में भी, क्योंकि लोग को ये सोशल टैबू है, लोगों को लगता है कि मैं अपने जाके ऐसे बात कैसे बताऊं, ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो आपको जाके अपने यूरोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर को दिखाना है। नहाते वक्त आपको अपने एरिया को अच्छे से साफ रखना है, और ये डेली करने वाली चीज़ है। अंत में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको करने वाली है, और उसके बाद दूसरे नंबर का फ़ायदा आपके पार्टनर को होने वाला है। जी। अच्छा, क्या खाना पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद होगा? हेल्दी फूड जो सबके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है। कोई भी चीज़ हाई फैट इंटेक, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक, शुगर बहुत ज़्यादा लेना, इन सब चीज़ों के कारण बहुत नुकसान है। खासकर आपका खाना आपके फिजिकल एक्सरसाइज से संबंधित होना चाहिए। अगर आप किसी आदमी के लिए टेलर मेड है खाना, आप किसी जो आदमी एक आदमी जो खा रहा है वही आपके लिए सही हो, ऐसा नहीं है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके लिए 1 या 2 रोटी ही काफ़ी है, और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप 5 रोटी भी खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शुगर का इंटेक, फैट का इंटेक, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, मैदा खाना, आलू खाना, चीनी खाना, ये सारी चीज़ें किसी के लिए भी नुकसानदायक है, वो पुरुष हो या महिला। और ख़ासकर पुरुषों में जो डायबिटीज़ वगैरह की परेशानी आती है उसमें, और ओबेसिटी की परेशानी के लिए ये तो स्पेशल ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें अंत में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ भी ले जाती हैं। अच्छा, क्या एक्सरसाइज और योगा पुरुषों की हर तरीके की समस्याओं का समाधान है? समाधान अगर नहीं भी है तो समाधान में हेल्पफुल ज़रूर है। आप फिजिकल माइंड्स, अगर आपका मेंटल माइंड अगर आपका सही रहता है तो आप अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ क्या होता है कि यू आर टू बिजी टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आप जब तक अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे, जब तक आपका मी टाइम नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकते हो। तो योगा और मेडिटेशन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको सोशल फिजिकल वेलबींग के साथ मेंटल वेलबींग में भी ये हेल्प करती है। और एक आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें एक टाइम टेबल बनाती है, एक उसमें एक रूटीन लाती है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी। अगर हम मास्टरबेशन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं ये शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मास्टरबेशन एक रूटीन प्रक्रिया है, ये सबके द्वारा, सब इंसानों में, सब मेल पुरुषों में, फीमेल में, सब में ये किया जाता है। इसके करने से आप में कोई कमजोरी नहीं आती। कमजोरी का जो एक लोगों में नेगेटिव सोसाइटी में विजडम है कि इसको करने से हमें कमजोरी आएगी। अगर ऐसा होता तो लोग शादी करने के बाद तो बहुत ही कमज़ोर हो जाते, बहुत वीक हो जाते। ऐसा नहीं होता है। शरीर में जो होता है, दोनों जो टेस्टिस होते हैं वो आपका लगातार स्पर्म बनाते रहते हैं। वो स्पर्म बनाने रहने पे उस स्पर्म को निकलना भी है। वो शुक्राणु जब तक नहीं निकलेंगे तब तक आपको टेस्टिस में भी दर्द होने लगेगा। और फिर आप जैसे बच्चों में होता है, टीनेजर में होता है, सोते वक्त अपने आप जो होता है सीमेन निकल जाता है, क्योंकि ये शरीर का प्रोसेस है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो शरीर निकालेगी। वो एक तरीके से एक ट्यूब है, एक पंप है जो लगातार बना रहा है, तो उसको बाहर निकालना है। तो मास्टरबेशन करना नॉर्मल चीज़ है, करना चाहिए। एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वीकली थ्राइस 4 टाइम अगर कोई करता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, और ये एक हेल्दी चीज़। ओके। अच्छा, इतने सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, ऐसा आप कोई मिथ जो बहुत ज़रूरी है लोगों के दिमाग से निकालना, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि भाई अगर आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम है तो आप जाके कांटेक्ट करें यूरोलॉजिस्ट को। कोई भी आप क्वैक के पास, इधर उधर दाएं बाएं लोगों के पास जाके अपना समय, पैसा, टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि इन सब चीज़ों को बर्बाद करने से आपका भी नुकसान है, आपकी फैमिली का भी नुकसान है। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसका इलाज संभव है।
आजकल ये इसका इलाज संभव है। तो आपको इसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट से आगे आना चाहिए, और ख़ासकर जो पार्टनर्स हैं उनको भी, अगर किसी पार्टनर को प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल को ये प्रॉब्लम है, तो पार्टनर को सपोर्टिव होना चाहिए रादर देन सार्कास्टिक या दुखी होने के बाद और आप उसको परफॉर्मेंस प्रेशर में ला दें, ऐसा नहीं करना है। अच्छा, जैसे अब बॉलीवुड में भी मूवीज़ बन रही हैं इस टॉपिक को लेकर के, ताकि ये टैबू हट सके। जैसे शुभ मंगल, सावधान हो गई आयुष्मान खुराना की, OMG 2 हो गई अक्षय कुमार की। तो क्या आपको क्या लगता है, ऐसी और मूवीज़ आनी चाहिए? लोग मूवीज़ देखते हैं और फैमिली के साथ देख रहे हैं, दोस्तों के साथ देख रहे हैं, तो एक हिचक दूर होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या कहना सोसाइटी के ग्रोथ के साथ होता है। जैसे हम पहले से काफ़ी बदल रहे हैं, वैसे धीरे धीरे और बदलेंगे। आपको ये आपका पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो 12, 13, 4 जब आप टीनेजर में जाते हैं, तभी से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या शरीर में बदलाव हो रहा है, क्यों बदलाव हो रहा है, और क्या क्या कैसे कैसे होना है। जब तक ये चीज़ें स्कूल एजुकेशन का पार्ट नहीं रहेंगी, तब तक ये आप बच्चा जो ग्रोइंग एज में है वो बहुत सारी परेशानियों से होके गुजरेगा या गुजरेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सोशल एजुकेशन जो है वो सोसाइटी में फैमिली एजुकेशन आनी चाहिए, परिवार वालों के थ्रू आनी चाहिए। और जो मूवीज़ हैं, जो एजुकेशनल इस टाइप की मूवी या कोई सीरियल्स या कोई सीरीज़ आ रही हैं, वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी, क्योंकि भाई ये आपका नेचुरल प्रोसेस है। कोई आप ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, कोई आप ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने गलत करके कोई गलत कर दिया है। तो कोई का गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं सबसे बुरा हूँ या मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। तो ये थे डॉक्टर सुजीत शेखर सिन्हा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान भाषा में दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपके मन में जितनी भी दुविधाएं हैं वो दूर हुई होंगी, आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।